नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम 12th बायो का अध्याय 21 मानव का अध्यावरणीय तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम त्वचा की औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो त्वचा के स्तर की बात करें, हम पिछली कक्षा में हम त्वचा के स्तर पढ़ रहे थे। त्वचा के दो स्तर होते हैं, पहला अधिचर्म और दूसरा चर्म। अधिचर्म के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं, 5 स्तरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अधिचर्म से आगे का जो टॉपिक आता है वो है श्रृंगी भवन। क्या है? श्रृंगी भवन। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगी भवन क्या है। श्रृंगी भवन एक ऐसी प्रक्रिया है अर्थात अधिचर्म की बाहरी कोशिका, किसकी? अधिचर्म की। कौन सी कोशिका? बाहरी कोशिका, यानी जो बाह्य स्तर की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में निर्जीव क्रेटीन बनता है। क्या बनता है? निर्जीव पदार्थ क्रेटीन। और जो निर्जीव पदार्थ क्रेटीन बनता है वो क्या कहलाता है? बनने की प्रक्रिया श्रृंगी भवन। तो हम जब कल स्तर पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि जो बाह्य स्तर होता है उसमें निर्जीव कोशिका पाई जाती है, बाहरी स्तर में क्या पाई जाती है? निर्जीव कोशिकाएं। ठीक है, तो बाहरी जो कोशिका है उन कोशिकाओं में क्या बनता है? निर्जीव पदार्थ क्रेटीन। क्या बनता है? निर्जीव पदार्थ क्रेटीन। तो क्रेटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंगी भवन। वापस देखेंगे एक बार हम। अधिचर्म, अधिचर्म क्या है? त्वचा के स्तर, और त्वचा के स्तर में 2 स्तर पढ़ रहे थे हम, एक तो अधिचर्म और एक चर्म। ठीक है, त्वचा के स्तर पढ़ रहे थे। त्वचा के स्तर में एक तो अधिचर्म था और एक चर्म, यानी जो त्वचा की औतिकी पढ़ रहे थे, हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। ठीक है, उसमें जो स्तर है त्वचा के 2 हैं, एक तो अधिचर्म है और एक चर्म है। अधिचर्म के जो 5 स्तर थे वो हम पढ़ चुके थे। 5वां जो स्तर है अर्थात जो बाह्य स्तर था उसमें क्या था कि कोशिकाएं निर्जीव थी। निर्जीव होने के कारण क्या होता है? समय समय पर बढ़ती रहती है, नई कोशिकाएं, नई परत आती रहती है, अर्थात त्वचा की सफाई होती रहती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं श्रृंगी भवन क्या है। अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में सबसे जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत की कोशिकाओं में निर्जीव पदार्थ बनता है, और निर्जीव पदार्थ कौन सा होता है? क्रेटीन। निर्जीव पदार्थ क्रेटीन बनने की प्रक्रिया श्रृंगी भवन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्रृंगी भवन या क्रेटिनाइजेशन भी इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? क्रेटिनाइजेशन। ठीक है, मनुष्य में इस प्रक्रिया से बाह्य कंकाल के विभिन्न अंग बनते हैं। जो श्रृंगी भवन की प्रक्रिया होती है उस श्रृंगी भवन की प्रक्रिया में क्या होता है कि मनुष्य का जो बाह्य कंकाल है, इस प्रक्रिया में मनुष्य का जो बाह्य कंकाल है उस बाह्य कंकाल के विभिन्न अंग बनते हैं, जैसे बाल, नाखून आदि। ठीक है, मनुष्य में बाह्य कंकाल के अंग बनते हैं किससे? श्रृंगी भवन से। किससे? श्रृंगी भवन से। कौन कौन से अंग बनते हैं? विशेषकर बाल, नाखून आदि। यदि पशुओं की बात करें तो पशुओं में सींग और खुर का निर्माण होता है, जबकि मनुष्य में बाल और नाखून का निर्माण होता है। ध्यान रखने के लिए अगर हम देखें तो श्रृंगी भवन है क्या? जो अधिचर्म की बाहरी कोशिकाएं होती हैं उन बाहरी कोशिकाओं में जो निर्जीव पदार्थ बनता है क्रेटीन, उस क्रेटीन के बनने की प्रक्रिया ही कहलाती है श्रृंगी भवन। क्या कहलाती है? श्रृंगी भवन। ठीक है, श्रृंगी भवन की प्रक्रिया में जो बाह्य कंकाल होता है शरीर का, उस बाह्य कंकाल के विभिन्न अंग बनते हैं, जैसे बाल है, नाखून है आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं चर्म, यानी त्वचा का जो स्तर है, औतिकी है त्वचा की, उस औतिकी के 2 स्तर हैं, अधिचर्म और चर्म। ठीक है, अधिचर्म हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो सेकंड स्तर आता है वो है चर्म। क्या है? चर्म। श्रृंगी भवन तो क्या था कि श्रृंगी भवन किसका एक पार्ट है? अधिचर्म में निर्जीव कोशिकाओं द्वारा
वो सॉरी जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा निर्जीव जो पदार्थ बनता है, ठीक है, क्रिएटिन। क्रिएटिन के बनने की प्रक्रिया इस रंगीन भवन है। अधिचर्म का जो निर्माण हो रहा था भ्रूणीय स्तर के एक्टोडर्म से, भ्रूणीय एक्टोडर्म से, ऐसे लिख लेते हैं, भ्रूणीय एक्टोडर्म से। जबकि चर्म का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। मेन अंतर है। अधिचर्म का निर्माण, ये किसका निर्माण था? अधिचर्म का। किसका? अधिचर्म का, ठीक है, ये अधिचर्म का निर्माण है। जबकि चर्म का निर्माण होता है भ्रूणीय मेसोडर्म। इसको ध्यान रखना है, चर्म का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से, ठीक है। निर्मित त्वचा का भीतरी भाग होता है। त्वचा का कौन सा भाग है? भीतरी भाग। बाहरी जो भाग होता था वो तो अधिचर्म में शामिल किया गया, ठीक है, और जो आंतरिक भाग है, भीतरी भाग है, उसको चर्म में शामिल किया गया है। यह अधिचर्म के नीचे स्थित होती है। त्वचा की ओर तीन पढ़ रहे थे हम, एक तो था अधिचर्म, दूसरा था चर्म। अधिचर्म बाहर वाले स्तर था और अधिचर्म से अंदर यानी अधिचर्म के नीचे, किसके नीचे? अधिचर्म के नीचे क्या होती है? चर्म, ठीक है। अधिचर्म के नीचे क्या होती है? चर्म होती है, तथा अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा होता है। इसका जो स्तर होता है वो कैसा होता है? अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा। जो अधिचर्म होती है उससे अधिचर्म के स्तर की अपेक्षा चर्म का जो स्तर होता है वो 2 से 3 गुना मोटा होता है। किससे? अधिचर्म से। किससे? अधिचर्म से। यह जो स्तर होता है कैसा होता है? लोचदार एवं मजबूत। कैसा होता है? लोचदार एवं मजबूत, ठीक है। अधिचर्म के अंदर का स्तर है, यानी अधिचर्म के नीचे का स्तर क्या कहलाता है? चर्म। निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से, ठीक है। त्वचा का भीतरी भाग होता है। त्वचा का कौन सा भाग है? भीतरी भाग। अधिचर्म के यदि स्तर की बात करें, चर्म के स्तर की बात करें, तो चर्म का जो स्तर होता है वो यानी जो मोटाई होती है चर्म की, अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटी होती है। क्या? चर्म, ठीक है। यह लोचदार एवं मजबूत भाग है। चर्म जो होती है वो कैसा भाग है? लोचदार है, मजबूत है। लोचदार और मजबूत यानी इसमें इलास्टिसिटी की क्षमता पाई जाती है, ठीक है, यानी खींचने की क्षमता पाई जा सकती है। और मजबूत भाग होता है। कैसा भाग होता है? मजबूत होता है। इसका अधिकांश भाग तंतु में संयोजित करता बना होता है। जो चर्म का अधिकांश भाग होता है वो किसका बना होता है? तंतु में संयोजित करता, ठीक है। वापस एक बार देखेंगे, चर्म है क्या? चर्म का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म है उससे होता है, ठीक है। त्वचा का भीतरी भाग होता है ये चर्म, यानी ऊपर अधिचर्म है और उसके नीचे क्या है? चर्म है, ठीक है। चर्म अधिचर्म की अपेक्षा 2 से 3 गुना मोटा होता है। जो चर्म की मोटाई होती है, चर्म का जो स्तर होता है अधिचर्म की अपेक्षा 2 से 3 गुना मोटा होता है। यह लोचदार एवं मजबूत भाग है। कैसा भाग होता है? लोचदार एवं मजबूत होता है। इसमें जो अधिकांशतः क्या क्या पाए जाते हैं? इसमें अधिकांशतः तंतु में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तंतु में संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे होते हैं? तंतु में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अधिचर्म थी उस अधिचर्म में रक्तवाहिनियां की अनुपस्थिति थी। जबकि यहाँ हम देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। इसमें श्वेत कोलेजन तंतु चर्म में एक तो पाए जाते हैं श्वेत कोलेजन तंतु, यानी सफेद रंग के जो कोलेजन तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरा, पीले लचीले तंतु। दूसरा क्या होता है चर्म के अंदर? पीले लचीले तंतु। तथा रुधिर वाहिनियां। जब हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अधिचर्म तो उसमें पढ़ा था हमने कि रक्त वाहिनी यानी रुधिर वाहिनी है उनकी अनुपस्थिति होती है। किसके अंदर? अधिचर्म के अंदर। तो अधिचर्म का जो बाहरी स्तर होता है वो निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है। जबकि यहाँ हम चर्म की बात कर रहे हैं। चर्म कैसी होती है कि इसमें श्वेत कोलेजन तंतु होते हैं, ठीक है, पीले लचीले तंतु होते हैं तथा रुधिर वाहिनियां क्या पाई जाती है? रुधिर वाहिनियां और अरेखित पेशी तंतु। क्या पाए जाते हैं? अरेखित पेशी तंतु।
त्वक संवेदांग होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? त्वक संवेदांग, यानी जो संवेदना ग्रहण करते हैं त्वचा से। किससे? त्वचा से। तो त्वचा से जो संवेदना ग्रहण करते हैं उन अंगों को कहा जाता है त्वक संवेदांग। क्या कहा जाता है? त्वक संवेदांग। तो क्या होता है? त्वक संवेदांग होते हैं तथा त्वक ग्रंथि होते हैं। त्वचा से जो संबंधित ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? चर्म के अंदर। किसके अंदर? चर्म के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम चर्म को वापस देखेंगे। चर्म क्या है? इसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। मेन जो ध्यान रखने की बात है, चर्म का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। ठीक है, दूसरा अधिचर्म का जो स्तर है उस स्तर की अपेक्षा चर्म का जो स्तर है वो 2 से 3 गुना मोटा होता है। कैसा होता है? 2 से 3 गुना मोटा। यह लोचदार एवं मजबूत होते हैं। जो चर्म होती है कैसी होती है? लोचदार होती है, अर्थात सहनशीलता होती है उसके अंदर, शीघ्रता से टूटती नहीं है, मजबूत होती है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग, जो चर्म का अधिकांश भाग है वो किसका बना हुआ होता है? तंतु में संयोजित करता है। चर्म का अधिकांश भाग किससे बना हुआ होता है? तंतु में संयोजित करता है। ठीक है, होता क्या क्या है चर्म के अंदर? एक तो श्वेत कोलेजन तंतु। चर्म के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? श्वेत कोलेजन तंतु, पहली बात। दूसरा क्या होता है? पीले लचीले तंतु। ठीक है, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले लचीले तंतु, रुधिर वाहिनियां यानी रक्त वाहिनी उपस्थित होती है। ठीक है, रुधिर वाहिनियों में धमनी स्रावी। ठीक है, अरेखित पेशी तंतु। अरेखित धमनी तो है जो चर्म में धसी हुई होती है, जबकि अरेखित पेशी तंतु पाए जाते हैं। त्वक संवेदांग पाए जाते हैं, यानी त्वचा के अंदर जो संवेदना ग्रहण करते हैं वो संवेदांग पाए जाते हैं। तथा त्वक ग्रंथि, त्वचा से संबंधित ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है? चर्म में। किसमें पाई जाती है? चर्म में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? एक तो जो त्वचा उसकी ओटिकी पढ़ रहे थे। त्वचा की ओटिकी में इसके 2 स्तर होते हैं, एक तो अधिचर्म और दूसरा चर्म। अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला जो था चर्म। ठीक है, चर्म होता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चर्म के स्तर या चर्म के भाग। चर्म के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। जबकि अधिचर्म के कितने होते हैं? अधिचर्म के 5। अधिचर्म के कितने होते हैं? 5। जबकि चर्म के कितने होते हैं? 2। ये याद रखने योग्य बात है कि अधिचर्म के जो स्तर होते हैं वो 5, चर्म के होते हैं 2। ठीक है, चर्म को 2 भागों में विभेदित किया जाता है, यानी यदि हम चर्म को बांटे तो चर्म को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला जो इसका भाग है पेपिलरी स्तर। चर्म का जो पहला भाग है वो कौन सा है? पेपिलरी स्तर। कौन सा? पेपिलरी। कैसा होता है हम बात करते हैं। यह पतला स्तर होता है। ठीक है, देखो एक बार यह समझते हैं हम अधिचर्म। और अधिचर्म के नीचे क्या है? चर्म। अधिचर्म के नीचे क्या है? चर्म। और चर्म का भी जो पहला भाग है यानी पहला जो स्तर है वो क्या है? पेपिलरी स्तर। ठीक है भाई, चर्म, हम त्वचा की बात करें तो त्वचा के 2 स्तर, अधिचर्म, चर्म। अधिचर्म के नीचे, इस अधिचर्म के नीचे क्या होती है? चर्म। और चर्म का जो पहला स्तर है वो है पेपिलरी स्तर। अर्थात यहाँ कहने की बात यह है कि पेपिलरी स्तर पर अधिचर्म टिकी हुई होती है, यानी पेपिलरी स्तर के ऊपर क्या होती है? अधिचर्म। पेपिलरी स्तर के ऊपर, पेपिलरी स्तर के ऊपर पाई जाती है अधिचर्म। ठीक है, कैसे स्तर होता है? एक पतला स्तर होता है, इसमें पीले कोलेजन तंतु होते हैं। ठीक है, लचीले तंतु होते हैं तथा जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनी जो होती है वो अधिक संख्या में इसी स्तर में पाई जाती है। कौन से स्तर में? पेपिलरी स्तर में। ठीक है, और जो अधिचर्म है वो इस पर टिकी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि अधिचर्म से नीचे क्या स्टार्ट हो जाती है? चर्म।
और चर्म का जो पहला स्तर है वो पेपिलरी स्तर है। तो पेपिलरी स्तर पर ही क्या टिकी हुई होती है, अधिचर्म। तो देखेंगे एक बार इसको। पेपिलरी स्तर यह पतला स्तर होता है। कैसा स्तर होता है पेपिलरी स्तर, पतला स्तर होता है। इसमें पतले कोलेजन तंतु होते हैं। कैसे होते हैं, जो कोलेजन तंतु होते हैं पतले होते हैं, साथ साथ इसमें लचीले तंतु होते हैं तथा रुधिर वाहिनियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जो रक्त वाहिनी होती हैं वो अधिक संख्या में इसमें पाई जाती है। कौन से स्तर में, पेपिलरी स्तर में। तो अधिचर्म इस पर टिकी हुई होती है। ठीक है, वापस समझ लेते हैं कैसे टिकी हुई होती है। कि चर्म के हम स्तर की बात करें, सॉरी त्वचा के स्तर की बात करें पहले, त्वचा के स्तर। ठीक है, तो त्वचा के स्तर में दो स्तर हैं, एक तो अधिचर्म और दूसरा चर्म। ठीक है, अधिचर्म बाहर वाला स्तर होता है, चर्म अधिचर्म के नीचे वाला स्तर होता है। अधिचर्म को भी 5 स्तरों अर्थात 5 भागों में बांट दिया गया है, जबकि चर्म को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। ठीक है, चर्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक तो पेपिलरी स्तर और दूसरा जो स्तर है वो जालिका स्तर। ठीक है, पेपिलरी स्तर में क्या होता है कि अधिचर्म के ठीक नीचे वाला जो स्तर होता है वो कहलाता है पेपिलरी स्तर। अर्थात या तो हम ये कह दें कि चर्म है, या फिर हम चर्म में भी आगे देखें तो अधिचर्म के नीचे वाला स्तर पेपिलरी स्तर है। अर्थात अधिचर्म किस पर टिकी हुई होती है, पेपिलरी स्तर पर। किस पर, पेपिलरी स्तर पर। होते क्या है इसमें, एक तो पतले कोलेजन तंतु, लचीले तंतु तथा रुधिर वाहिनी अर्थात ब्लड वाहिनी। ठीक है, अधिक संख्या में पाई जाती है। अधिचर्म इस पर टिकी हुई होती है। ठीक है, ये था चर्म का पहला स्तर। कौन सा स्तर, पेपिलरी स्तर। अब हम बात करते हैं दूसरा जो स्तर है चर्म का, वो है जालिका स्तर। कैसा है, जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर पतला होता है जबकि जालिका स्तर मोटा होता है। पेपिलरी स्तर तो कैसे होता है, पतला होता है, जबकि जालिका स्तर होता है मोटा होता है। इसमें जो तंतु होते हैं वो मोटे होते हैं। इसमें जो तंतु थे वो कैसे थे, पतले कोलेजन तंतु। देखो अंतर क्या है, पेपिलरी स्तर पतला है, जालिका स्तर मोटा है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें पतले कोलेजन तंतु होते हैं, जबकि जालिका स्तर में कैसे होते हैं, मोटे तंतु। कैसे तंतु होते हैं, मोटे तंतु। ठीक है, इसके जो तंतु होते हैं लचीले होते हैं और नजदीक होते हैं। पेपिलरी स्तर में, पेपिलरी स्तर में जो तंतु होते हैं लचीले होते हैं और नजदीक होते हैं। जबकि इस स्तर की बात करें किसकी, जालिका स्तर की, तो इस स्तर में जो तंतु होते हैं मोटे होते हैं, दूर दूर फैले होते हैं। अर्थात जब दूर दूर फैले हो उस परिस्थिति में क्या बना देते हैं, जाल जैसी संरचना, इसलिए कहा जाता है जालिका स्तर। इसमें दूर दूर है, इसमें पास पास है। ठीक है, इस भाग में त्वक ग्रंथियां जो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि चर्म में क्या क्या होती हैं, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले कोलेजन तंतु, रुधिर वाहिनी, ये तो होती है पेपिलरी स्तर में। वापस देखेंगे हम, श्वेत कोलेजन तंतु पहली बार, दूसरा पीले लचीले तंतु दूसरी बार, और तीसरा रुधिर वाहिनी। ठीक है, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले कोलेजन तंतु और रुधिर वाहिनी, ये तो होती है पेपिलरी स्तर में। किसमें, पेपिलरी स्तर में। जबकि जालिका स्तर की यदि हम बात करें तो जालिका स्तर में क्या होती हैं, त्वक संवेदन, त्वक संवेदन। ठीक है, ग्रंथि होती है, त्वक ग्रंथि तथा रोम पुटिकाएं। ठीक है, यहाँ से जो आगे की चीजें हैं वो किसमें पाई जाती है, जालिका स्तर में। किसमें, जालिका स्तर में। तो अंतर क्या हुआ, पेपिलरी स्तर पतला स्तर है, पतले कोलेजन तंतु हैं, लचीले तंतु हैं तथा रुधिर वाहिनियां अधिक संख्या में होती हैं। ठीक है, जबकि जालिका स्तर में क्या होता है, जालिका स्तर मोटा होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो तंतु होते हैं मोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस भाग में त्वक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, त्वक ग्रंथियां। ठीक है, रोम पुटिकाएं और त्वक संवेदन। एक तो त्वक ग्रंथि यानी त्वचा की जो ग्रंथि है त्वचा से संबंधित, वो इसी भाग में पाई जाती है। रोम पुटिकाएं हैं वो इसी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, रोम पुटिकाएं, रोम पुटिका का मतलब है कि जो बाल रोम होते हैं उनकी पुटिकाएं इसी स्तर में पाई जाती हैं। त्वक संवेदन, त्वचा से संबंधित संवेदन, ठीक है, वो भी इसी स्तर में पाए जाते हैं। और वसीय स्तर पाया जाता है इसमें। विशेषकर वसीय स्तर का रोल होता है इसके अंदर। किसका, वसीय स्तर का। मोटा वसीय स्तर होता है जो त्वचा
इसको क्या करता है, तापरोधी बना देता है, त्वचा को क्या बना देता है, तापरोधी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, नोट डाल के लिखा हुआ है, चर्म के निचले भाग में मोटा वसीय ऊतक होता है। चर्म के निचले भाग में कैसा होता है, मोटा वसीय ऊतक। ठीक है, चर्म के निचले भाग में मोटा वसीय ऊतक होता है। ठीक है, जो क्या करता है, तापरोधी स्तर का निर्माण करता है, तापरोधी। ठीक है, यानी ताप को बनाए रखता है, आंतरिक जो ताप है बाह्य ताप है उसके संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तापरोधी स्तर, ऐसा नहीं है कि आंतरिक जो ताप है वो शीघ्रता से बाह्य वातावरण है उसके समान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। किसके कारण, जो वसीय स्तर होता है उसके कारण। वसीय स्तर क्या करता है, ताप स्तर यानी तापरोधी स्तर बनाता है। ठीक है, तथा त्वचा को सुडौल बनाए रखता है, त्वचा को मजबूत और मोटी वसीय स्तर बनाए रखता है। ठीक है, वसीय स्तर का अधिकांश निर्माण तो कैसे हो जाता है कि जब कई बार अधिक तला हुआ भोजन खाया जाता है, अधिक वसायुक्त भोजन खाया जाता है, मेहनत कम की जाती है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि कुछ लोगों के वसा है जो इकट्ठी हो जाती है त्वचा में, चर्म में वसा इकट्ठी हो जाती है, और जब चर्म में वसा इकट्ठी होती है तो उस समय गांठें दिखाई देना शुरू हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे गांठ है। अधिकांशतः कैसे लोगों में होता है, जो मोटे ताजे लोग होते हैं, अधिक वसायुक्त भोजन खाते हैं, मेहनत कम करते हैं, तो उस परिस्थिति में जो वसा शरीर के काम में नहीं आती है, ठीक है, उस परिस्थिति में वह वसा कहाँ जाके संचित हो जाती है, त्वचा में संचित हो जाती है। और त्वचा में जब संचित हो जाती है तो उस परिस्थिति में त्वचा में कहाँ स्थित होती है, चर्म में, और चर्म में जब स्थित होती है तो उस परिस्थिति में गांठें दिखाई देना शुरू हो जाती है, परंतु वो जो गांठ होती है हानिकारक नहीं होती है। तो उस परिस्थिति में जो वसीय ऊतक है वो क्या करता है, तापरोधी स्तर का कार्य करता है, परंतु जब अधिक मात्रा में वसा खाई जाती है तो वो वसा कहाँ जाके जमा हो जाती है, चर्म में। कहाँ जाके जमा हो जाती है, चर्म में। चर्म में जमा होने के बाद वो मोटे मोटे कणों के आकार में दिखाई देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा हमने, एक तो चर्म में जो श्रृंगी भवन होता है, अर्थात अधिचर्म का जो बाहरी स्तर होता है उसमें श्रृंगी भवन की प्रक्रिया होती है। श्रृंगी भवन में होता क्या है, क्रेटिन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्रेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहा जाता है। श्रृंगी भवन से होता क्या क्या है, जो बाह्य कंकाल उसके कुछ अंगों का निर्माण होता है, जैसे बाल और नाखून का। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो पढ़ रहे थे वो क्या था, चर्म। चर्म का निर्माण होता है भ्रूणीय मीसोडर्म से, जबकि अधिचर्म का निर्माण होता है भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तो मेन अंतर तो ये है, उसका तो होता है एक्टोडर्म से और इसका जो हो रहा है वो हो रहा है मीजोडर्म से। ठीक है, बाकी है कि जो त्वचा का भीतरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, चर्म कहलाता है। अधिचर्म की अपेक्षा जो चर्म होती है वो कैसी होती है, 2 से 3 गुना मोटी होती है, लोचदार होती है और संयोजित तक से बनी हुई होती है। ठीक है, होता क्या क्या है चर्म के अंदर, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले कोलेजन तंतु, रुधिर वाहिनियां, एरेखित पेशी, त्वक संवेदांग और त्वक ग्रंथियां किसमें होती हैं, चर्म में। ठीक है, चर्म को भी 2 भागों में बांट दिया, पेपिलरी स्तर और जाली का स्तर। जो पेपिलरी स्तर है, ठीक है, उस पेपिलरी स्तर पर अधिचर्म टिकी हुई होती है, यानी चर्म का जो पहला भाग है वो कौन सा है, पेपिलरी स्तर। पेपिलरी स्तर पर ही क्या टिकी होती है, अधिचर्म टिकी हुई होती है। होता कैसा है पेपिलरी स्तर, पतले कोलेजन तंतु युक्त होता है, तंतु लचीले होते हैं। जाली का स्तर में क्या होता है कि यहाँ तो तंतु पतले होते हैं, यहाँ तंतु होते हैं मोटे। इसमें तंतु पास पास होते हैं, इसमें तंतु दूर दूर फैले हुए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रुधिर वाहिनियां होती हैं, ठीक है, लचीले तंतु होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि रोम पुटिकाएं, त्वक संवेदक और त्वक ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और इसी स्तर में चर्म में वसीय स्तर पाया जाता है, जो क्या करता है, त्वचा को तापरोधी बना देता है, साथ साथ त्वचा को क्या करता है, सुडौल बनाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।